नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज बात होगी किस तरीके से उस्मान हादी पर जो बात पहले दिन मैंने चैनल पर कही थी, आज उस बात पर मोहर लग रही है सीधा उस्मान हादी के परिवार से। बात होगी कि किस तरीके से त्रिपुरा के अंदर भारत के एक बीएसएफ के जवान को गोली लगी है और क्या तैयारियां चल रही हैं त्रिपुरा के अंदर। और जो बांग्लादेश अभी तक मात्र भारत विरोध कर रहा था, अब उसने तैयारी कर दी है जो अपनी खुद की सेना है उसको कैसे कमजोर किया जाए और उसका क्या लॉन्ग टर्म गेम है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और अभी हर कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहा है, लेकिन किस तरीके से जो टर्की है उसे भारत का ही एक और सहयोगी है इजराइल निपटाने के फिराक में है। इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। बात शुरुआत उस्मान हादी से ही करते हैं, क्योंकि ये वो नाम है जिसके नाम पर पूरे बांग्लादेश के अंदर एक माहौल बनाया गया भारत विरोध का, और वो जो लाखों की भीड़ को मोबिलाइज करने का प्रयास हो नहीं पाया उस स्तर पर। लेकिन जो वो दंगाई है, स्ट्रीट को तो कब्जा कर ही लिया उन्होंने। अब उसी उस्मान हादी का जो भाई है उमार हादी, उसने खुलकर कहा है कि उस्मान हादी को किसी भारत वाले ने नहीं मारा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। जब सब चला रहे थे ना, अनून गनमैन आ गए, धुरंधर आ गए, ये हो गए, वो हो गए, साफ कहा नहीं, भारत का कोई रोल नहीं है। तो जो उसका भाई है उमार हादी, उसने साफ कहा कि इसमें भारत नहीं है, इसमें जो यूनिस सरकार है और यूनिस सरकार के अंदर बैठे वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर चुनाव हो। क्योंकि अब जो ये एनसीपी वाले हैं ना, स्टूडेंट्स पार्टी वाले, इन्हें भी समझ आ गया है कि ये टिश्यू पेपर की तरह अब इन्हें मोड़ कर डस्टबिन में फेंक देगा यूनिस, और सब कुछ ले जाकर जमात के कदमों में रख देगा। और इसीलिए इनके भाई की हत्या की गई। मैंने उसी दिन कहा पॉलिटिकल राइवलरी की हत्या है ये। उसके बाद एक और मर गया तो उसको भी अननोन गनमैन के खाते में चढ़ाने की बात थी। बाद में पता लगा वो किसी लड़कीबाजी के चक्कर में मारा गया। अब ये उस्मान हादी का खुद का भाई कह रहा है कि भैया इसमें मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार है, और अगर मोहम्मद यूनुस ने जल्दी ही लोग पकड़कर फेयर ट्रायल नहीं किया चुनाव से पहले पहले, तो शेख हसीना वाला हाल हिस्सा कर देंगे। और शेख हसीना तो भाग भी गई थी, इसे भागने भी नहीं देंगे, यहां रखकर अकाउंटेबल बनाएंगे कि बता किसकी जिम्मेदारी है, किसने किया है और क्यों हुआ है। और कैसे बताएगा यूनुस, क्योंकि खुद इसने कराया है इस देश को जलाने के लिए, ताकि जब ये उसका प्रोसेशन निकले, लाखों की भीड़ आए, माहौल गर्म हो और भारत के खिलाफ कुछ किया जा सके, अपने पीछे भीड़ को इकट्ठा किया जा सके, उस सेंटिमेंट के आधार पर चुनाव के अंदर उतरा जा सके। लेकिन सब फेल हो गया मामला, वहां भीड़ ही नहीं पहुंची, इसलिए सोमवार की जगह शनिवार को कार्यक्रम निपटाना पड़ा। उसमें कुछ हजार लोग पहुंचे। इतने लोग तो भारत में कश्मीरी गेट पे चले जाओ, दिल्ली में बस स्टैंड के ऊपर खड़े होते हैं, इतने लोग पहुंचे वहां पर। वहां से समझ आ गया कि खेल गड़बड़ा रहा है। और अब जो फैक्शन जिन्होंने यूनिस के लिए लड़ाई लड़ी थी सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन के अंदर, अब वही लोग अब यूनिस के खिलाफ खड़े हैं। और मैंने कल भी बताया था कि भैया जो एक बार बिक सकता है वो बार बार बिक सकता है। तो जरूरी नहीं है हर जगह सेना ही उतारनी है। देखिए जरूरी होगा उतारेंगे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि शिवम जी कभी आप कहते हैं युद्ध होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। देखिए साफ चीज है, जहां सुई यूज हो वहां सुई करो, जहां तलवार हो वहां तलवार करो। और युद्ध हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, उससे पहले जितने ऑप्शंस हैं उन्हें तलाश लो। जब आपको लगे कि हो ही नहीं सकता तब जाइए, मना कुछ नहीं है, जब नाक तक पानी आ जाए तो करिए, लेकिन उससे पहले बाकी ऑप्शंस को तलाश लीजिए। और जिस तरीके से अब विरोध की आवाजें बांग्लादेश से उठ रही हैं यूनुस के खिलाफ, अपने ही लोग उठा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत दिन है नहीं यूनुस के। इसलिए बार बार जो सरगई गौर है ना, जो भारत में एम्बेसडर है, वो भी कह रहा है उसे फोन कर चुनाव करा ले भाई, क्योंकि समझ आ रहा है कि ऐसे चीजें हाथ से निकल जाएंगी। खैर, इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। एक बीएसएफ का जवान है जिसका नाम है बिपिन कुमार, लगभग 37 साल की शायद उनकी एज है। 2 गोलियां लगी हैं लेफ्ट कंधे के ऊपर, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर महेशपुर में। 97 बटालियन ऑफ बीएसएफ में पोस्टेड थे। अभी तक जब ये वीडियो बन रही है क्लियर नहीं है कि असल में गोली लगी कैसे है। क्या जो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स हैं उनकी तरफ से कोई प्रोवोकेटिव फायरिंग हुई है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कुछ कैटल स्मगलर थे, उनके पीछे ये भाग रहे थे, उनको चेज कर रहे थे, वहां से गोली लगी है। और कंडीशन थोड़ी सीरियस थी, इसलिए उनको फिर एक बड़े हॉस्पिटल में भी रेफर किया गया।
खैर अब खतरे से बाहर है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की तरफ से भी लगातार प्रोवोकेटिव तैयारियां चल रही हैं कि कुछ किया जाए, छोटी छोटी चीजें। अभी 5 भारत के मछुआरे की जो शिप थी उसके ऊपर इन्होंने हमला किया था। 16 में से 11 तो बच गए थे, 5 मर गए थे। बांग्लादेशी नेवी की शिप ने उसके ऊपर टक्कर मारी थी। क्या उसके बाद भारत ने 20 बांग्लादेशी मछुआरे भी पकड़ लिए हैं, उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन भारत ने 20 बांग्लादेशी मछुआरे भी पकड़ लिए हैं रिटेलिएशन में कहीं जो भी प्रोसेस है उसके दौरान। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं बांग्लादेश से लगते हुए, सब संवेदनशील हैं, सब हाई अलर्ट पर हैं, आप ये मानकर चलिए। जो मानिक सरकार है, मानिक शाह है, माफ कीजिएगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से जानकारी आई है, वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे कि भारत ने अपनी वो बटालियन अब एक्टिवेट कर दी है आर्मी की, जिन्होंने 1971 में मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर बांग्लादेश को आजाद कराया था। सिंबलिज्म है ये भी। अब तक भारत को लगता था कि शांत है बॉर्डर, तो जरूरत नहीं है इन चीजों की, लेकिन भारत ने अब उन लोगों को भी तैयार करना शुरू कर दिया है, उन बटालियंस को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है जो अपेक्षाकृत शांत बैठी हुई थी बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया है कि ठीक है भैया अब आप भी शुरू हो जाइए। उसमें जो 20th माउंटेन डिवीजन है, साथ ही जो एलिमेंट्स हैं कुछ 8th, 6th और 4th माउंटेन डिवीजन के, उन सबको अब तैयार किया जा रहा है कि भैया तैयार रहिए। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया सेना का ऐसा मूवमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, 20th माउंटेन कोर को कह दिया, 8th को, 6th को, 4th को, सबको कह रहे हैं कि तैयार रहिए, सब कुछ है, तैयारियां चल रही हैं, एक्सरसाइजेस हो रही होंगी, अपने हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजी उन्हें बनानी होगी उस टेरेन को देखकर, उस स्थिति को देखकर वो कर रहे होंगे, लेकिन बॉर्डर पर वो मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। तो उसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया मानिक शाह ने कि भैया अब ये वो जमाना नहीं है कि सीधा बॉर्डर पे जाएंगे और इन्फेंट्री पहुंचेगी और वो सब होगा। अब बहुत चीजें ऑफिस में बैठकर भी हो जाती है। ऑफ सिंदूर के अंदर था ना, आपने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया, वहां से बटन दबाए। सेनाएं तो उस तरीके से नहीं पहुंची थी ना बॉर्डर पे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा है नहीं, लेकिन जिस तरह का मोबिलाइजेशन होता है कि भैया लाखों सैनिक पहुंच रहे हैं, वो शायद ना दिखाई दे। लेकिन क्या तैयारी उस लेवल की नहीं है? निश्चित तौर पर उसी लेवल की है। भारत बांग्लादेश के अंदर भी बहुत कुछ कर रहा है, डिप्लोमेटिकली हो, कोवर्टली हो, पॉलिटिकली हो, वो सब चल रहा है। लेकिन जो फाइनल असॉल्ट हो सकता है या फाइनल एक्शन हो सकता है, उसकी भी तैयारी चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय एयरक्राफ्ट की सॉर्टीज चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग रहते होंगे उस एरिया में, तो अब रात को कुछ ज्यादा आवाजें आ रही होंगी भारतीय जेट्स के उड़ने की। जब हाशिमारा बेस से उड़ते होंगे या और बहुत सारी जगह है जहां से प्लेन्स टेक ऑफ होते होंगे, तो बहुत सारी आवाज आती होंगी। निश्चित तौर पर बॉर्डर पार तक सोनिक बूम भी जा रहा होगा, और जानबूझकर ये मैसेज देने के लिए होता है कि भैया एग्रेसिव पोस्चरिंग है हमारी, कि पजामे से एक लेवल से बाहर नहीं निकलना है, जितना है उतने में रहो। ज्यादा में कई बार पजामा फट भी जाता है। वो मैसेजिंग भी भारत की तरफ से निश्चित तौर पर दी जा रही है। इसलिए बार बार जो ईस्टर्न कमांड है वो अपनी बात रख रहा है। आर्मी चीफ ने कहा ना, बल्कि सीडीएस ने कहा कि भैया हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट और एक न्यूक्लियर स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और छोटी स्ट्राइक भी हो सकती है, छोटी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, और एक प्रोलॉन्ग्ड, एक लंबी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ सकती है अपने जमीन के लिए। तो भारत हर चीज के लिए तैयार है, और जो मैसेज दिया जाना है वो स्पष्ट है। और बहुत लोग कहते हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार की तरफ से नहीं आ रहा। देखिए, बहुत चीजें ऊपर से नहीं बोली जाती है, लेकिन बहुत लोगों को मैसेज कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि ठीक है, हम कुछ चीजें हम नहीं कर सकते, तुम तो कर सकते हो। तो जिस तरीके से भारत के अंदर हिंदू संगठन बड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो एम्बेसी है ना, थोड़ी घबरा रही है। वो मैसेज है, जानबूझ कर दिया जा रहा है। आपने हमारी एम्बेसी के बाहर पत्थरबाजी की, डायरेक्ट गेट के ऊपर पत्थरबाजी की, तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि भैया हम वो तो नहीं करेंगे, हम उस लेवल पे नहीं गिरेंगे जिस लेवल पे आप गिरे हुए थे। हां, हम इतना कर सकते हैं कि आपकी एम्बेसी से कुछ दूर विरोध प्रदर्शन हो तो वो आपको महसूस हो सके कि हमें कैसा महसूस हो रहा होगा। जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कल एक बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर किया ना, तो बांग्लादेश वालों को लगा यार सिक्योरिटी तो हमारी भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेंगे,
लेकिन एक मैसेज है कि भैया भीड़ यहां भी है और तुमसे ज्यादा है। तो भारत के एनवॉय को समन कर लेते हैं बांग्लादेश के अंदर, पेशाम को भारत कर लेता है उन वालों को, आ जाओ। तो जो संदेश है ना वो भी पहुंचाए जा रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। खैर, इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर एक मीटिंग भी हुई है, और वो मीटिंग हुई है जो बांग्लादेश के अंदर जो यूएस डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने एक गेट टुगेदर किया कि हम भैया एक गेट टुगेदर करते हैं थैंक्स गिविंग। और उसमें कुछ बांग्लादेशी पत्रकार पहुंच गए, कुछ एलीट्स पहुंच गए। देखिए, इस तरह की जो मीटिंग्स होती है ना वो इसलिए नहीं होती कि होली मिलन कार्यक्रम चल रहा है और दिवाली वाला ना। जब यूएस डिप्लोमेट्स कहीं पहुंच रहे हैं ऐसी सिचुएशन में, जिस बांग्लादेश को आज का वियना कहा जा रहा है, वियना ऑफ द ईस्ट कहा जा रहा है, जो आज दुनिया की बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका हब बन गया है, वहां पर जब यूएस डिप्लोमेट पत्रकारों के साथ कुछ बैठक करते हैं, और वो भी कब, जब 2 दिन 3 दिन पहले इन्हीं पत्रकारों में से कुछ के दफ्तर जला दिए गए मैसेज देने के लिए कि हमारी बात नहीं बोलोगे तो तुम्हारे साथ यह हश्र होगा कि तुम्हारे लोग अंदर ट्रैप हो जाएंगे और सीढ़ियों पे से उतर के आना पड़ेगा और पुलिस को हाथ जोड़ने पड़ेंगे हमारे सामने तुम्हें बचाने के लिए। वो मैसेजिंग थी स्पष्ट। इसीलिए यूएस डिप्लोमेट पत्रकारों से मिल रहे हैं, जो बांग्लादेश की एलीट क्लास है उससे मिल रहे हैं, जिनकी से है उस सिस्टम के अंदर, और क्या कह रहे हैं कि हम तो बात करने आए शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर, कि जो अमेरिकन और बांग्लादेश की शेयर्ड वैल्यू, एक तो शेयर्ड वैल्यूज क्या होती हैं मुझे ये नहीं समझ आता। किसी भी जगह जाइए, एक 4 शब्द इनके फिक्स हैं कि हम भी डेमोक्रेसी तुम भी डेमोक्रेसी, हम शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे। ये कुछ वहां की जो डिप्लोमेटिक चैनल वो है ना सेगमेंट, उसने ये 4 शब्द रट लिए हैं, यही कहते हैं हर जगह। और साथ ही इस मीटिंग के अंदर बात हो रही है कि जो अमेरिकन एग्रीकल्चर है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। क्यों भाई, भारत में दरवाजे नहीं खोल रहे तुम्हारे लिए, तो तुम अपना जो ये सड़ा हुआ सामान है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसे डंप करोगे यहां पे आके। निश्चित तौर पर यही प्लान है। ये कहा होगा मोहम्मद यूनुस को, भाई देख तुझे यहां बिठा दिया, मस्त राजा बना के रखा है, ऐसा कर, थोड़ा हमारा सामान भी बिकवा अब यहां पे। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन भी वहां पहुंचेगा, चावल भी वहां पहुंचेगा, सब कुछ पहुंचेगा वहां पर, और इन कंगलों को खाना पड़ेगा, और मॉन्सेंटा, कारगिल और इन कंपनियों के अधीन हो जाएंगे। ये एक लेबोरेटरी बना के छोड़ दिया है बांग्लादेश को। और इस सब के बीच एक नया एम्बेसडर भी आने वाला है बांग्लादेश में, अमेरिकन, उसका नाम है ब्रेंट क्रिस्टेंसन। जनवरी 2026 में आ जाएगा। यानी अब चीजों को और सेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी एक ऑब्जर्वर और लाके बिठा दिया कि ठीक है भैया अब तू ध्यान रख, अब तुझे सब कोऑर्डिनेट करना है। चुनाव आने वाले हैं ना, अपने हिसाब से चीजें होनी चाहिए, कहीं बीएनपी के हाथ ना लग जाए मामला, कहीं जमातियों के हाथ से ना निकल जाए, कहीं हमने जो आदमी बैठाया है यूनिस इसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, हमें इसे निकालना है, लेकिन जब निकालना है कहीं उससे पहले ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए तू यहां आ जा। और ये सब जब चल रहा है ना, हम देखिए हम बहुत सुपरफिशियली चीजों को देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है, और निश्चित तौर पर ये सब हो ही रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा एक और कार्यक्रम हो रहा है, और वो ये है कि जो बांग्लादेशी आर्मी है उसको किस तरीके से कमजोर किया जाए इन फंडामेंटलिस्ट की तरफ से। ये पूरी तैयारी अब बांग्लादेश के अंदर चल रही है। इसका कारण है क्योंकि ये वो लास्ट इंस्टीट्यूशन है जो उस डेमोक्रेसी जैसी भी थी, आधी अधूरी तिहाई चौथाई जैसी भी डेमोक्रेसी थी शेख हसीना के समय, और जो अब का अराजकता है उसके बीच में खड़ी है। वरना तो भैया एक हो जाएगा सारा मामला और फिर बांग्लादेश किस तरफ जाएगा सबको पता है। अब भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप इस बात से समझिए कि हिमंता बिश्व शर्मा को यह कहना पड़ा दोबारा लेटेस्ट कल कि बांग्लादेश अपनी चिकन नेक को संभाल ले, वरना ये चिकन नेक मैं ही ले लूंगा। क्योंकि आज के समय में 1 करोड़ से ऊपर, हिमंता के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी रह रहे हैं उस एरिया के अंदर। और कल को जब भारत से ये सेना कुछ यहां करने जाएगी तो कितनी बुरी स्थिति आप ये समझिए। किसके साथ खड़े होंगे, भारत के साथ खड़े होंगे कि उनके साथ खड़े होंगे। तो सिक्योरिटी सिचुएशन निश्चित तौर पर है। तो उस केओस के बीच में कोई खड़ा है तो बांग्लादेशी आर्मी खड़ी है, और अब यह प्रयास है कि किसी तरीके से अगले की रेपुटेशन खराब करो, पॉलिसी पैरालिसिस करो, लीगल इश्यूज में फंसाओ इस
सेना को, इस सिस्टम को, ताकि जब चीजें यहां से बिगड़े तो ये कहें कि देखो बांग्लादेशी आर्मी कुछ नहीं कर पाई, वकारुज्जमान कुछ नहीं कर पाया, फला जो जनरल है वो कुछ नहीं कर पाया, जो टॉप लीडरशिप है वो विफल रही बांग्लादेश को बचाने के लिए। यही हुआ था ना जब खोमेनी आया था ईरान के अंदर, कि भैया ये तो सब पुरानी सरकारों के अधीन है, ये तो सब पुरानी सरकारों के टटपूंजिए हैं, वहां के पिट्टू हैं, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। यही होगा, इस पूरी की पूरी भीड़ तंत्र के माध्यम से इस पूरी जो बांग्लादेशी मिलिट्री लीडरशिप है उसको खत्म किया जाएगा, और उसके बाद आईआरजीसी जैसी कोई फंडामेंटल फोर्स बांग्लादेश के अंदर स्थापित की जाएगी कि भैया ये हमारी रक्षा करेंगे। और यही कर रहा है यूनुस, उसी तरफ अब बांग्लादेश बढ़ रहा है। तो जो पूरा कार्य बांग्लादेश को कई सतहों में, कई स्तर पर देखने का प्रयास करिए, तब समझ आएगा। ये दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ, देखिए दीपू चंद्र दास की बात सब कर रहे हैं, अकेला है नहीं। पिछले 22 दिन में 11 हिंदू मारे गए हैं बांग्लादेश के अंदर, ये उसकी लिस्ट है। दिलीप बोरमन, पंतोष कोरमारकर, उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र रॉय, सुबोर्णो रॉय, शांतो दास, रिपुन कुमार सरकार, प्रताप, स्वाधीन, पुलोश चंद्र, दीपू दास, बाकियों का कहीं चर्चा नहीं है। कल ही एक गांव है बानिकपाड़ा चिटेगोंग के अंदर, वहां पर हिंदुओं के घर जला दिए गए, कहीं खबर नहीं है। दीपू चंद्र दास की खबर सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि ढाका की मेन सड़क जहां राजधानी है, जहां मीडिया एक्सेस है, वहां पर यह कार्यक्रम हुआ तो दिख रहा है, लेकिन ये चीजें अंदर चल रही हैं। तो इन चीजों को भी, जो ये अमेरिका है ना सो कॉल्ड, जिसको याद आती है दीपू चंद्र दास की, और माफ कीजिएगा उस्मान हादी की, कि हम बड़े कंसर्न हैं, वैसे रिबन से का फोटो लगा देते हैं, इन सब के ऊपर नहीं बोलेंगे। तब तो कहीं वो कोलंबिया का कोई माल सूंघ के पड़े होते हैं, तब याद नहीं आता कि किस तरीके से जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हम, और इनमें एक क्रिश्चियन होता सारे कूद पड़ते। क्रिश्चियनों के ऊपर कहीं कोई खबर नहीं आ रही, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर आ रही है। और वो भी किस लिए, ताकि भारत के अंदर भावनाएं भड़काई जा सके, मजबूर किया जा सके भारतीय सरकार को कि कुछ कीजिए। ये देखिए डबल एज सॉर्ड है, दो धारी तलवार हो गई है सरकार के लिए। करे तो क्या करे, चुप रहेगी तो हिंदू मर रहा है, और हिंदुओं को बचाने जाएगी तो युद्ध में फंसे। ये स्थिति हो गई है फिलहाल सरकार के साथ। खैर, यहां से अब निश्चित तौर पर बांग्लादेशी आर्मी के लिए भी अब सिचुएशन यहां से कठिन होती जा रही है। अब देखते हैं यहां से चीजें कहां जाती है। लेकिन इस दौरान एक और प्लेयर है जो बांग्लादेश के अंदर अपने आप को असर्ट करना चाह रहा था, वो टर्की है। और टर्किश एनजीओ थी सबसे पहले जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब दिखाना शुरू करा था। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर पर्चे बांटे जाते थे, पैम्फलेट बांटे जाते थे, और वो टर्किश एनजीओ ये सारा कार्यक्रम कर रहे थे। बैरक्टर ड्रोन, सप्लाईज, बहुत कुछ दे रहा है वो भी बांग्लादेश को, क्योंकि जो अमेरिका, पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, चाइना एक्सेस बना है बांग्लादेश के अंदर, ये उसका एक पार्ट है। अब उसको भारत का ही एक साथी है इजराइल, वो ठीक से सबक सिखाने के मूड में है। अब तक इजराइल ये कहता था कि मेरे 7 दुश्मन हैं, गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, ईरान, इराक, यमन, सीरिया। उसने कहा अब मेरे 8 हैं। टर्की, जो टर्की है उसको भी उस लिस्ट में उसने जोड़ लिया है कि भैया अब इसका भी गेम बजाना है, यह भी मेरे रडार में आ गया है। और उसने वो तैयारियां शुरू कर दी हैं कि अगला कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी के साथ होगा तो वो ये देखता है कि मेरा अगला कॉन्फ्लिक्ट अब टर्की के साथ होगा, क्योंकि भैया ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको तो बहुत हद तक क्रिपल कर दिया। सीरिया, गजा वजा ये सब तो न्यूसेंस वैल्यू है। मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई हो सकती है तो वो टर्की है। भारत के लिए भी है, हो सकता है भारत भी इंटेलिजेंस के लेवल पर सपोर्ट करे, बहुत अभी बताऊंगा और कहां भारत सपोर्ट कर सकता है। तो इजराइल ने भी अब टर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और क्या किया उसने कहा ऐसा है, तुर्की के जितने दुश्मन है उन्हें इकट्ठा कर लेता हूं। तो इजराइल, ग्रीस और साइप्रस तीनों ने मिलकर एक जॉइंट मीटिंग की है, एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की है कि जो ये टर्की वाला डेंजर है ना, उसका थ्रेट है, उसे कैसे काउंटर किया जाए। और इजराइल के अंदर हुआ, क्योंकि ग्रीस हो या साइप्रस हो, दोनों टर्की से परेशान है। टर्की दोनों की सॉवरेनिटी को उल्लंघन करता है, दोनों को चैलेंज करता है।
और अब टर्की परेशान है, करे तो करे क्या। अब ये तीनों देश मिलकर ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जो टर्की जिस तरीके से कभी हमारे ऑयल फील्ड्स के ऊपर नजर गड़ा लेता है, कभी हमारी शिपिंग लेन्स के ऊपर नजर गड़ा लेता है, साइप्रस का तो नॉर्दर्न हिस्सा ही उसने भाई साहब ने पूरा का पूरा खा लिया। तो भैया हर कोई अलाइन हो रहा है अब इस टर्की के खिलाफ। कारण दरअसल एर्दोगान को यह लगता है कि भैया मैं नया खलीफा हूं, जो ये मिडिल ईस्ट का जो राजा है ना, ये मुझे होना चाहिए। मेरा कभी ऑटोमन साम्राज्य था और ये जितने देश हैं आसपास के, ये सारे ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे, तो मुझे वही दोबारा स्थापित करना है। और तीसरे पावर सेंटर के तौर पर इस इस्लामिक वर्ल्ड में खड़ा होना चाहता है। पहला कौन है? ईरान, शियाओं का। जो सऊदी अरब है वो सुन्नियों का। अब ये चाह रहा है मैं खलीफत के नाम पर, कैलिफट के नाम पर तीसरा नेता बन के उभरूं, और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने आसपास के लोगों को पीट लूं। और उसे यह लगता है कि क्योंकि मैं नाटो के अंदर हूं और मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो बाकी देश मुझे बचाने आएंगे। लेकिन वो ये भूल जाता है, नेटो का वही क्लॉज कहता है कि अगर पहला हमला तुमने किया तो नाटो नहीं आएगा, अगर तुम्हारे पे हुआ तो आएगा। तो स्थितियां ये क्रिएट कर दी जाएंगी तुर्की के खिलाफ उस एरिया के अंदर कि मजबूरन उसे कुछ करना पड़ेगा अब अपनी जान बचाने के लिए। फिर कोई नाटो वाटो नहीं आएगा और अमेरिका इजराइल की मदद करेगा कि टर्की की करेगा, आप समझ लीजिए किसके साथ जाएगा। यही टर्की था ना जो पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा था, अभी भी कर रहा है, अभी भी सामान भेज रहा है, वहां रिप्लेनिश कर रहा है उनके सारे खत्म हुए स्टॉक्स। और जयशंकर अभी इजराइल गए थे पीछे। तो निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस के लेवल पर कुछ ना कुछ तो सामंजस्य भारत और इजराइल के बीच में बन रहा होगा, क्योंकि इजराइल भी समझता है कि अगर ये इस्लामिक नेक्सस बन के उभरता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, तो भैया सिर्फ भारत को खतरा नहीं है कि भारत के आसपास ही है, ये एक दिन इजराइल के लिए भी परेशानी खड़े करेंगे। तो वो भी समझ रहा है इस बात को। और भारत ने ग्रीस और साइप्रस दोनों के साथ बेहतर संबंध बनाए। प्रधानमंत्री पहुंचे थे साइप्रस इसी साल, जब टर्की का नेशनल डे था तो साइप्रस के मंत्री भारत आए हुए थे, उन्हें यहां पर बुलाया गया था। तो भारत की देखिए इतनी दूर जाकर तो संभव नहीं है भारत के लिए युद्ध लड़ना, और बेवकूफी होगी वो करना, लेकिन जो वहां लड़ सकते हैं तुर्की के खिलाफ उनको तो सपोर्ट किया जा सकता है ना हर स्तर पर। निश्चित तौर पर भारत उसके लिए तैयार होगा। तो अगर भारत को कोई नुकसान पहुंचाएगा और भारत भूल जाएगा, कम से कम आज का भारत नहीं भूलेगा, पुराना छोड़ दीजिए, पिछले 10-11 साल में यह तो चेंज आया है कि भारत भूलता नहीं है। इसलिए IC-814 को हाईजैक करने वाले आज कहां पहुंच गए सबको पता है। अलग अलग भारत के अंदर हमले करने वाले आज कहां पहुंच गए, किसकी कृपा से? महादेव की कृपा है, हम तो कुछ नहीं कहते भैया। पाकिस्तान में कौन कहां पहुंच रहा है। तो टर्की अगर ये सोच रहा है हम करके बच जाएंगे, तो वो संभव नहीं है। तो जो उस यज्ञ में आहुति देगा उसको सपोर्ट जरूर हम करेंगे फिर, और वही कार्यक्रम अब वहां हो रहा है। और जब वहां पर साइप्रस का और इसका ग्रीस वाले नेताजी पहुंचे ना सारे के सारे इजराइल में, तो टर्की भी घबराने लगा है। इसलिए तो कह रहा है F-35 खरीदूंगा, क्योंकि समझ आ रहा है कि चीजें कहां जा रही हैं। खैर, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदलती है, रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। बहुत लोग कहते हैं कि शिवम जी कल तो ऐसा था, आज ऐसा क्यों हो गया। देखिए बहुत चीजें दोबारा से रिवायर की जाती हैं, बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं। तो जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।